Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पेपर 1 की यूनिट 4 दैट इज़ कम्युनिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो आपको आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ऑलरेडी हम इसका 1 पार्ट कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो हमारा प्रीवियस सेशन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं इसको। बाकी हमने हायर एजुकेशन की भी आपकी महा मैराथन क्लास दी थी, उसके हमने 3 पार्ट्स कवर किए हैं। अगर आपने वो सेशंस भी नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज हमारी यूनिट 4 कम्युनिकेशन महा मैराथन क्लास सेकंड हम करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें विदाउट स्किप किए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइस स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हम इसके फर्स्ट 7 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। यस, द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनर्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स ऑफ। यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो चॉइस होती है कम्युनिकेशन पार्टनर्स की, मतलब कम्युनिकेशन आपको हमेशा पता है कोई भी सिंगल पर्सन के बीच नहीं होता। व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन देन 2 पर्सन्स और 2 और मोर देन पर्सन्स रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर 2 और 2 से ज़्यादा लोग होंगे तभी हमारी जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो आगे कंडक्ट हो पाएगी, अदरवाइज सिंगल पर्सन में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर भी वही कहा है कि जो चॉइस है कम्युनिकेशन पार्टनर्स की, जो 2 लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उनकी जो चॉइस है उस पर कौन से फैक्टर्स जो हैं वो प्रभाव डालते हैं। पहला है आपका प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी, लोनलीनेस। दूसरा है आपका यूटिलिटी, सीक्रेसी, डिसोनेंस। तीसरा है सीक्रेसी, डिसोनेंस, डिसेप्शन एंड लास्ट है आपका डिसिमिलैरिटी, डिसोनेंस एंड डेविएंस। तो देखिए डिसिमिलैरिटी, यहाँ पर अगर डिसिमिलैरिटी की मैं बात करूँ तो डिसिमिलैरिटीज़ तो होती है व्हेन द 2 पर्सन्स आर टॉकिंग और कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। तो क्या होगा, दोनों के जो आइडियाज़, जो थॉट्स होंगे दे आर नॉट सेम, ठीक है, दोनों के थॉट्स और दोनों के आइडियाज़ अलग अलग होंगे। तो इट डजेंट मीन कि अगर डिसिमिलैरिटीज़ उनके थॉट्स और आइडियाज़ में देखने को मिल रही है बिटवीन द कम्युनिकेशन पार्टनर्स, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो इन्फ्लुएंस होगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये कोई भी कारक नहीं है डिसिमिलैरिटी होना, क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ पर लोग हैं सबके अपने अलग अलग मत हैं, सबके अपनी अलग अलग चॉइसेस हैं। कोई भी एक पर्सन या कोई भी 2 पर्सन एक जैसा नहीं सोचते, तो इसलिए ये चीज़ गलत हो जाएगी। जब डिसिमिलैरिटी गलत है तो आगे डिसोनेंस एंड डेविएंस भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 को हम यहाँ से हटा देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब आता है सीक्रेसी, डिसोनेंस एंड डिसेप्शन। अब आप यहाँ कुछ नहीं करना, आपको बिल्कुल कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक आप यूज़ करेंगे। जब आपने एक वर्ड पकड़ा था डिसिमिलैरिटी का, तो डिसिमिलैरिटी जब हमने पकड़ लिया कि हाँ होता है, ये गलत नहीं है, तो यहाँ से आपका डिसोनेंस और डेविएंस दोनों ही गलत हुए थे। तो जब डिसोनेंस एंड डेविएंस यहाँ पर गलत हुआ है तो यहाँ पर भी गलत होगा, है ना। जब हमारा डिसोनेंस यहाँ पर नहीं सही था तो यहाँ भी सही नहीं होगा, ठीक है। आगे भी अगर आप देखना चाहें तो और भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। सीक्रेसी जैसे आप देख लो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑप्शंस गलत ही हों, एक गलत हो गया तो भी तो वो ऑप्शन गलत ही करेगा। सीक्रेसी की अगर मैं बात करूं तो 2 कम्युनिकेशन पार्टनर्स के बीच में सीक्रेट्स भी होते हैं। अब आप लोग, अगर मैं आपसे बात कर रही हूं, यहाँ पे हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो मैं अपने सारे सीक्रेट्स आपको नहीं बता दे रही हूँ। हम कह सकते हैं कि हमारे बीच का जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा है, लेकिन ये डजेंट मीन कि मेरे पास जितने भी मेरे सीक्रेट्स हैं वो मैं सब आपके साथ शेयर कर लूँ या आप अपने सीक्रेट्स मेरे साथ शेयर कर लें। नहीं, जब भी 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो उनके बीच में एक सीक्रेसी बनी रहती है, तो ये भी कोई प्रभाव नहीं डालता कम्युनिकेशन पे, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका अब यहाँ पर भी डिसोनेंस है तो हम कहेंगे ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पर डिसोनेंस गलत हो रहा है तो यहाँ यूटिलिटी भी और यूटिलिटी ऊपर भी है, तो अगर ये ऐसे हम अगर देंगे तो सारे गलत हो जाएंगे। नहीं, फिर हमें अब और देखना है कि डिसोनेंस की वजह से तो ये गलत है, लेकिन यूटिलिटी यहाँ भी है यहाँ भी है। लेकिन फिर हमने एक और ऑप्शन देखा कि सीक्रेसी को भी हम यहाँ गलत करते आ रहे हैं, तो यहाँ पर मेजर जो है वो दो चीज़ गलत हैं, तो सही नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको बिल्कुल गलत कर देंगे। तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी एंड लोनलीनेस। यस, कम्युनिकेशन पार्टनर्स के बीच में जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं वो पहला होता है प्रॉक्सिमिटी, दूसरा उपयोगिता यूटिलिटी, और लोनलीनेस अकेलापन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में देखेंगे, संचार साझेदारों का चुनाव निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होता है, निकटता से, यस, उपयोगिता से, अकेलापन से। बिल्कुल, ये जो 3 कारण हैं इन्हीं से क्या होता है, प्रभावित होता है। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट एज अ टीचर सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन दे आर लिटिल बिट सिमिलर यूनिट्स, क्योंकि कम्युनिकेशन में भी हम कहीं ना कहीं क्लासरूम कम्युनिकेशन को ज़्यादा वरीयता देते हैं, ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और इस वजह से जो हमारे क्लासरूम की जो भी टीचिंग स्किल्स होती हैं वो कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। ठीक है, तो आप कहोगे हमने ये टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा था लेकिन हमें कम्युनिकेशन में क्यों देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर भी बात हो रही है आपकी कि अगर आप टीचर हैं तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो आपकी प्रेजेंस को दिखाएगा। तो आपकी प्रेजेंस दिखाना भी एक कम्युनिकेशन है, क्योंकि जब आपकी प्रेजेंस दिखेगी तब आप बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे। ठीक है, समझना होता है क्वेश्चन को। तो यहाँ पर है यूज़ ऑफ पीयर कमांड, मेकिंग अग्रेसिव स्टेटमेंट्स। अगर आपको याद होगा तो ये सेम क्वेश्चन हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड में कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं लूँगी टाइम। अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड पोस्चर एंड बीइंग अथॉरिटेरियन। ठीक है, तो देखिए बेटा, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो ये क्या कहना चाह रहा है, सिंपली इसका जो लिंक जो हो रहा है वो कम्युनिकेशन से हो रहा है, और मैं आपको बस इतना बताना चाह रही हूँ कि अगर आप एक टीचर हैं तो आप अपने क्लास में स्टूडेंट्स के साथ बेहतर तरीके से कब कम्युनिकेशन कर पाएंगे या कब कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो जब अगर आप सत्तावादी होंगे तो आप अपने क्लास के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, बल्कि कब कर पाएंगे, जब आप एक वेल एस्टैब्लिश पोस्चर को, मतलब एक अच्छा सा अपना एक पोस्चर इस्टेब्लिश करेंगे, तब आपका जो कम्युनिकेशन आपके क्लास के साथ होगा वो बेहतर होगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति, यहाँ पर प्रभावी उपस्थिति का मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन से ये कि कम्युनिकेट आप कैसे कर रहे हो, तो सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन आपको करना है, और वो आप कब करेंगे, जब आप एक सुस्थिर आसन को अपनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 सेज दैट एवरी कम्युनिकेटर हैज़ टू एक्सपीरियंस। हर कम्युनिकेटर को क्या एक्सपीरियंस करना होता है, मैनिपुलेटेड इमोशंस को एक्सपीरियंस करना होता है, एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट को एक्सपीरियंस करना होता है, इश्यूज ऑफ होमोफाइल्स को एक्सपीरियंस करना होता है, फिर स्टेटस डिसलोकेशन। तो देखिए, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे इमोशंस आ रहे हैं, ठीक है, मैनिपुलेटेड इमोशंस जो हैं, तो वो आपके संचारक यानी आपके जो कम्युनिकेटर है उसको एक्सपीरियंस नहीं करना होता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो भी इश्यूज होते हैं होमोफाइल्स के वो भी एक्सपीरियंस नहीं किए जाते, साथ ही साथ स्टेटस डिसलोकेशन भी नहीं किया जाता, बल्कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट हो जाएगा कि एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट जो है वो हर कम्युनिकेटर एक्सपीरियंस करता है। अब बात आती है कि ये एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट बेसिकली होता क्या है। तो ये कुछ नहीं होता, मैं आपको जनरल टर्म में बता रही हूँ। जैसे होता है ना कि आपको पता हो कि आज कल मेरा रिजल्ट आने वाला है और आप बिल्कुल श्योर हैं कि मेरे मार्क्स तो भैया 90% आएंगे, 90 अबव आएंगे, तो जो खुशी होती है एट दैट टाइम। अब आप कभी कभी ऐसा होता है आप नर्वस भी बहुत ज़्यादा, तो चलिए इसको हटा देते हैं क्योंकि खुशी के साथ साथ नर्वसनेस भी होती है। कोई और ऑप्शन लेते हैं, मान लीजिए कि आपको, क्योंकि जो आप किसी भी कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं तो आपको कल आपके कॉलेज में होने वाले दीक्षांत समारोह में मान लीजिए मेडल मिलने वाला है,
तो ये आपको बिल्कुल श्योर है कि हाँ आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी लिस्ट पहले ही आप पता चल जाता है किस किस को मिलने वाला है। वो कॉल करके बताते हैं कि कल आपको मेडल मिलेगा, आप प्रेजेंट रहिए। तो आपके पास कॉल आया कि कल आपको मेडल मिलेगा, आप प्रेजेंट रहिएगा एट दैट टाइम। तो जो खुशी आपके अंदर होगी ना, जब तक आपको मेडल मिल नहीं जाता है, ठीक है, वो जो एक्साइटमेंट होता है, दैट एक्साइटमेंट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट। और ये हर कम्युनिकेटर एक्सपीरियंस करता है वाइल कम्युनिकेशन, क्योंकि अभी कम्युनिकेशन ही हुआ था। अगर आपको किसी ने कॉल करके कहा कि आपको कल प्रेजेंट रहना है, आपको अवार्ड मिलेगा, तो एक कम्युनिकेशन हुआ और यहाँ पर आपने जो फील किया दैट इज एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट। कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि कोई भी काम जो फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए जो एक्साइटमेंट आपको पहले से होती है दैट इज नोन एज एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट। तो प्रत्येक संचारक को अनुभव करना पड़ता है। क्या अनुभव करना पड़ता है? भावनाओं से छेड़छाड़ नहीं भैया, भावनाओं से छेड़छाड़ क्यों अनुभव करेंगे? प्रत्याशित उत्साह, बिल्कुल प्रत्याशित उत्साह जो होता है वो हर संचारक अनुभव करता है। होमोफाइल का मुद्दा कुछ नहीं है, स्थिति की अव्यवस्था यहाँ कुछ नहीं है। Now, moving towards our next question, and this question says that effective communication presupposes, एक जो अच्छा, एक बेहतर प्रभावी जो संचार होता है वो क्या सपोज करता है? नॉन अलाइनमेंट, डोमिनेशन, पैसिविटी और अंडरस्टैंडिंग। बेटा बहुत अच्छे से अगर आप देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जो आप अलाइनमेंट जो करते हैं, ठीक है, तो नॉन अलाइनमेंट नहीं होना चाहिए। जब आप वाइल यू आर कम्युनिकेटिंग यू शुड बी अलाइनमेंट, ओके। नेक्स्ट है डोमिनेशन। आपको किसी पे दबाव नहीं डालना। अगर ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति किसी पे दबाव डालता है तो लोग उससे बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट करें तो आपको डोमिनेंट नहीं होना है। आपको उस पर अपनी बात मनवाने के लिए उस पर हावी नहीं होना है। अगर वो कुछ कह रहा है तो उसको भी सुनिए, है ना, भले ही आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, बट उसे भी सुनिए। लेकिन नहीं, अगर आप उसको नहीं सुन रहे, सिर्फ अपनी कह रहे, नहीं सिर्फ मेरी सुनो, नहीं यही होता है, नहीं मैं जो कह रहा हूँ यही सही है, तो अगर आप किसी सामने वाले व्यक्ति पर डोमिनेंट हो रहे हैं तो आपका ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो हम इफेक्टिव नहीं कंसीडर करेंगे। दूसरा है आपका पैसिविटी। पैसिविटी आप एक तरह से कह सकते हो घुमा फिरा के बात कर रहे हो तो इंसान जो होगा ना सामने वाला वो बोर होने लगेगा आपको सुनने से। आपको सिंपली कहना था कि मुझे खाना खाना है, ठीक है, या मुझे भूख लगी है, और उसके लिए आपने पूरी रामायण सुना डाली सिर्फ एक सेंटेंस के लिए, तो जो सामने वाला व्यक्ति होगा भैया वो डेफिनेटली बोर हो जाएगा। तो जो अगर आपके कम्युनिकेशन में पैसिविटी है तो जो कम्युनिकेशन जो सेकंड कम्युनिकेटर होगा वो यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं लेगा और कहीं ना कहीं आपका ये जो कम्युनिकेशन है इनइफेक्टिव कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, सो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पर है दैट गोज विद ऑप्शन नंबर 4 दैट इज अंडरस्टैंडिंग। कि जब एक अच्छा आपका संचार होता है, जब आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है तो वहाँ पर ध्यान रखना होता है अंडरस्टैंडिंग का, कि अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं सामने वाले की बात भी आपको समझनी है और अपनी बात भी आपको उसको समझानी है। एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है। क्लियर? हिंदी में देखेंगे सेम क्वेश्चन। प्रभावी संचार का तात्पर्य है गुट निरपेक्षता नहीं, प्रभुत्व नहीं, निष्क्रियता बिल्कुल नहीं। क्या होना है कि आपको समझना है एक दूसरे को, दैट इज कंसिडर्ड एज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्लियर? Now, moving towards our next question, it is question number 12, and this question says that expressive communication is driven by। जो एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन होता है मतलब आप खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हो बेहतर तरीके से, तो वो कम्युनिकेशन आप किसके द्वारा ड्राइव इन करते हैं? पैसिव एग्रेशन के द्वारा, इनकोडर्स पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो भी इनकोड कर रहा है बात को उसकी पर्सनालिटी में क्या क्या विशेषताएं हैं उससे, या फिर आप जो एक्सटर्नल क्लूज आपको मिल रहे हैं वहाँ से, या फिर इनकोडर डिकोडर के कॉन्ट्रैक्ट से। तो देखिए एक्सप्रेसिव का मतलब आप एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो वो आपका एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन आएगा। तो पैसिव एग्रेशन से तो आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया कि अगर आप एक सिंपल सी बात बहुत घुमा फिरा के बोल रहे हो तो वो आपका आप उस अपनी चीज़ को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। एक्सटर्नल क्लूज,
आप क्लूज अगर दे रहे हो तब भी आप एक्सप्रेसिव नहीं हो, क्योंकि सामने वाला समझने में कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। क्योंकि अगर हमें कोई क्लूज देके बोलता है कि आप इसको कंप्लीट करिए, तो हम एकदम से आंसर नहीं कर पाते, हम कहीं ना कहीं एक डाउट में रहते हैं कि हाँ ये हो सकता है एंड ये हो सकता है। इनकोडर्स डिकोडर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ से भी एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन नहीं आएगा। एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन कैसे आएगा, तो ये आपकी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है। जितनी अच्छी आपकी पर्सनालिटी होगी, ठीक है, उतने अच्छे से आप एक्सप्रेस कर पाते। होता है ना कि मैंने पहले भी बताया कि वाइल कम्युनिकेशन लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, तो वहाँ पर आपका एक जैसे वेल एस्टैब्लिश पोस्चर हमने पढ़ा था, तो आपका जब पर्सनालिटी अच्छी होगी ना, तो लोग आपको देखने में अच्छे लगेंगे, तो वो आपको सुनना भी पसंद करेंगे। ठीक है, वो बात अलग है कि अब आपने बोलना ही अच्छे से स्टार्ट नहीं करा तो फिर वो पर्सनालिटी नहीं देखेंगे। लेकिन पहला जो बात आती है कि जो एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन होता है वो आपका इनकोडर की पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक से ड्राइवन होता है। अभिव्यंजक संचार किसके द्वारा संचालित होता है? निष्क्रिय आक्रामकता के नहीं, बाहरी सुराग के नहीं, एनकोडर डिकोडर अनुबंध के नहीं, बल्कि एनकोडर की व्यक्तित्व की जो विशेषताएं होती हैं उससे। Now moving towards our next question, positive classroom communication leads to। अब जो एक पॉजिटिव क्लासरूम, एक सकारात्मक कक्षा में जो कम्युनिकेशन होता है वो किससे लीड करता है? कोर्शन से, सबमिशन से, कन्फ्रंटेशन से या फिर परसुएशन से। तो अब यहाँ पर भी देखिए अलग अलग टर्म्स आ रही हैं, और अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूँ तो यहाँ देखिए सबमिशन समथिंग लाइक दैट कि आपने कुछ सबमिट कर दिया, तो हम नहीं कह सकते कि वो सकारात्मक कक्षा का एक कम्युनिकेशन के साथ में कनेक्टेड हो रहा है, नहीं। कन्फ्रंटेशन, आप किसी को कन्फ्रंट कर रहे हो, नहीं। कोर्शन, कहीं ना कहीं आपके बीच में एक रेजिस्टेंट आ रहा है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर 4, दैट इज परसुएशन। अब बात आएगी, आप कहेंगे मैम ठीक है आंसर तो ठीक है, परसुएशन हमने मान लिया कि कोर्शन कहीं ना कहीं उनके बीच में रेजिस्टेंट हो रहा है, तो हम इसको पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। सबमिशन, कुछ भी सबमिट कर देने से एक सबमिशन से पॉजिटिव कम्युनिकेशन ड्राइव नहीं हो रहा, ठीक है। कन्फ्रंटेशन, किसी को कन्फ्रंट करें, नेगेटिव थॉट है, लेकिन सब जब गलत हो गया तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है दैट इज परसुएशन। हमने उसको मार्क तो कर दिया, लेकिन परसुएशन बेसिकली है क्या? तो देखिए परसुएशन जो होती है ये एक अम्ब्रेला टर्म है, याद रखेंगे, परसुएशन इज अ अम्ब्रेला टर्म। क्या है ये? एक अम्ब्रेला टर्म है। किसके लिए यूज़ करते हैं इस अम्ब्रेला टर्म को? तो इसको हम यूज़ करते हैं इन्फ्लुएंस के लिए। किसके लिए? इन्फ्लुएंस के लिए, यानी किसी पर क्या कर रहे हैं आप, किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि परसुएशन इज समथिंग जो कि इन्फ्लुएंस करे किसी पर्सन के बिलीफ को, ठीक है, किसी भी एक व्यक्ति के बिलीफ, उसके एटीट्यूड, उसकी इंटेंशन को अगर आप प्रभावित करते हैं तो दैट इज कंसीडर एज परसुएशन, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो परसुएशन टर्म होती है इसका मतलब होता है टू फोर्स समवन इनटू समथिंग, किसी को किसी चीज़ में फोर्स करना। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, बात आ रही है ना पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा होगा, परसुएशन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सकारात्मक बच्चे हैं, ठीक है, तो उन सकारात्मक बच्चों को देखकर जो नकारात्मक बच्चे अगर एक दो हैं भी तो वो भी सकारात्मक में, वो भी पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। क्योंकि वही यहाँ पर बात आ रही है इन्फ्लुएंस की, कि देख कर वो खुद में भी वो चीज़ें लेकर आएंगे, वो उनकी पर्सनालिटी से प्रभावित होंगे, वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक से प्रभावित होंगे, और वो खुद अपने अंदर भी उतारने की उसको कोशिश करेंगे। तो परसुएशन इज समथिंग कि किसी की व्यक्तित्व से आप प्रभावित होकर उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी जो विशेषताएं हैं, उनको अपने अंदर उतारें, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। हिंदी में देखेंगे, कक्षा में सकारात्मक संचार होता है, जबरदस्ती तो भैया जबरदस्ती तो हम नहीं करा सकते। समर्पण करके भी हम नहीं कह सकते एक अच्छा संचार है। आमना सामना, वही लड़ाई हो रही है, कन्फ्रंटेशन हो रहा है। अनुनय विनय करना, बिल्कुल अनुनय विनय करके आप जो है वो एक अच्छा सकारात्मक संचार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हिंदी मीनिंग थोड़ा अलग आ रहा है परसुएशन से। परसुएशन टर्म का मतलब यही होता है टू फोर्स समवन इनटू समथिंग, ठीक है। अनुनय विनय उन्होंने यहाँ पर इसलिए भी हो सकता है कि आप किसी से विनती कर रहे हो कि नहीं प्लीज़ एक बार सुनो, एक बार करके देखो, तो वो आपकी बातों से प्रभावित होकर वो काम कर रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14,
क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ द बेसिस ऑफ, अब जो क्लासरूम में कम्युनिकेशन होता है उसका आधार क्या होता है? सोशल आइडेंटिटी, कि सबकी अपनी सोशल आइडेंटिटी होती है, एक्सटर्नल इनैनिटीज़ होती हैं, या फिर बायस्ड पैसिविटी, या फिर ग्रुप एग्रेशन। देखिए एग्रेशन टर्म इज ऑल्सो नेगेटिव, पैसिविटी टर्म इज ऑल्सो नेगेटिव, तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। एक्सटर्नल इनैनिटीज़, बाहरी इनैनिटीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ये भी गलत हो जाएंगे। बिल्कुल जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सोशल आइडेंटिटी, यानी क्लासरूम कम्युनिकेशन सोशल आइडेंटिटी पर बेस्ड होता है। ठीक है, हिंदी में देखेंगे, कक्षा संचार का जो आधार है वो क्या है? सामाजिक पहचान है। बाहर निर्जीवताएं नहीं है, पक्षपातपूर्ण निष्क्रियता भी नहीं है, समूह आक्रामकता भी नहीं है। क्या है आपका? सामाजिक पहचान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ना अब आपका यहाँ पर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड हैं। इंफॉर्मेशन और जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी होती है उसको कंसीडर किया जाता है एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सबसेट की तरह, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर आपसे कही जा रही है कि द राइट टू यूज़ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर के एक पीस को यूज़ करने का जो अधिकार होता है उसको आप कॉपीराइट कहते हैं? नहीं, कॉपीराइट मैंने आपको रिसर्च एथिक्स में काफ़ी बताया। कॉपीराइट क्या होता है कि आपने कहीं से भी कंटेंट लिया और उसको अपने कंटेंट में पेस्ट कर दिया विदाउट उसका रेफरेंस दिया, दैट इज कॉल्ड द कॉपीराइट। कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया, ठीक है। या जो आपके यूट्यूब पर भी कॉपीराइट लगता है कि किसी की वीडियो थी किसी चैनल की और अपने चैनल पर अपलोड कर दी, तो वो कॉपीराइट होता है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि एक सॉफ्टवेयर के आपने एक पीस को यूज़ कर लिया दैट इज टर्म्ड एज कॉपीराइट। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जा रही है। दूसरी जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो आपसे कह रही है कि जो आईसीटी होती है उसको आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक सबसेट की तरह कंसिडर करते हो। नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर गलत है। हमारे आंसर हमारा जाएगा नाइदर 1 और नॉर 2। क्लियर? हिंदी में भी देख लेंगे। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी दैट इज आईसीटी को सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का एक उपसमूह माना जाता है? नहीं। किसी सॉफ्टवेयर के उपयोग के अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है? नहीं। तो इसलिए ये हमारा ना तो 1 और ना ही 2। क्लियर? Now, question number 6. The interaction between a teacher and the students create a zone of proximal. जो इंट्रैक्शन होता है एक टीचर के बीच में एक स्टूडेंट्स के बीच में, वो एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल क्रिएट करता है। किसका? आपके डिफरेंसेस का, ठीक है, आपके कन्फ्यूज़न का, आपके डेवलपमेंट का, आपके डिसऑर्टेशन का। तो देखिए अगर आपने वाइगॉत्स्की की थ्योरी पढ़ी होगी, अगर आपने वाइगॉत्स्की की थियरी पढ़ी होगी तो आई डोंट थिंक कि आपको इस क्वेश्चन को आंसर करने में कोई भी प्रॉब्लम होगी। कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको कंप्लीट कर लीजिए। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमल डिस्टेंस का डिफरेंस कभी नहीं था, ठीक है। कन्फ्यूज़न की बात तो यहाँ की नहीं, ना ही डिस्टॉर्शन की बात हुई है डेवलपमेंट की। तो जो इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में वो क्या करता है? प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के जोन को क्रिएट करता है, क्योंकि जो टीचर होता है वो स्टूडेंट को गाइड करता है, बेटा आपको इस तरह से आगे इस लाइन में जाना है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हिंदी में देखेंगे, एक शिक्षक और छात्र के बीच की बातचीत समीपस्थ क्षेत्र का निर्माण करती है। कौन से समीपस्थ क्षेत्र का निर्माण करती है? तो भैया वो विकास के क्षेत्र का निर्माण करती है। अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो टीचर स्टूडेंट को गाइड करता है, और टीचर की गाइडेंस पाके स्टूडेंट में का क्या होता है? स्टूडेंट का डेवलपमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 17। The spatial audio reproduction in a classroom can reduce the students' audio reproduction. एक स्पेशल ऑडियो रिप्रोडक्शन क्लासरूम में रिड्यूस करेगा स्टूडेंट का कॉग्निटिव लोड अंडरस्टैंडिंग में, टीचर के लिए रेस्पेक्ट
को, या फिर मोटिवेशन फॉर एक्सेलेंस, या फिर इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट जाएगा दैट गोज विथ ऑप्शन नंबर 1, दैट इज जो कॉग्निटिव लोड होता है अंडरस्टैंडिंग का वो उसको रिड्यूस करेगा। कक्षा में स्थानिक ऑडियो पुनरुत्पादन छात्रों की रुचि को कम कर सकता है, समझ में संज्ञानात्मक भार को। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18, द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड एसेंशियली बी, जो क्लासरूम का कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होता है? कंट्रीब्यूट होता है, एम्पैथेटिक होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, या फिर नॉन डिस्क्रिप्टिव होता है। तो जो क्लासरूम का कम्युनिकेशन होता है आपका वो ना तो एब्स्ट्रैक्ट होता है कि आपको क्लासरूम में मूर्त चीज़ें भी दिखाई जाती है, सिर्फ आप डायरेक्ट अमूर्त पर नहीं जाते, कंक्रीट जो कंसेप्ट होता है वो भी आपको दिया जाता है। ठीक है, तो आप नहीं कह सकते कि जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो एब्स्ट्रैक्ट है, सिर्फ आपको बाहरी दुनिया की चीज़ें, इमेजिनेशन वाली चीज़ें नहीं बताई जाती बल्कि दिखाने वाली चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नॉन डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, बिल्कुल फुली डिस्क्रिप्टिव होता है, क्योंकि क्लासरूम में अगर आपको कुछ भी पढ़ाया जाता है उसको एज मच एज जितना ज़्यादा डिस्क्राइब किया जा सकता है उस पर्टिकुलर टॉपिक को टीचर डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है। जैसे कि मैं आपको जब ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रही होती हूँ तो बस अब मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बोल के और आंसर मार्क करा सकती हूँ, लेकिन आपको मैं जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आप क्वेश्चन को समझें, सो दैट अगर आपको एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं मिले तब भी आप आंसर कर सको, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से दोबारा से बनते हैं। तो वही तो क्लासरूम का जो कम्युनिकेशन है वो हमेशा डिस्क्रिप्टिव होता है, उसको हम नहीं कहते कि वो नॉन डिस्क्रिप्टिव होता है। कंट्रीब्यूट भी नहीं होता, बल्कि वो कैसा होता है तो वो इसेंशियली भी एम्पैथेटिक, कैसा होता है? एम्पैथेटिक। हिंदी में देखेंगे, कक्षा संचार अनिवार्य रूप से कैसा होना चाहिए? कल्पित होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कल्पना पे नहीं होना चाहिए। सार भी गलत है, वर्णात्मक नहीं वर्णात्मक होना चाहिए, बल्कि कैसा होना चाहिए तो वो सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। क्लियर? A good communicator begins his her presentation with a, एक अच्छा कम्युनिकेटर जो होता है वो अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करता है एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के साथ, नॉन स्केटेटर के साथ, रिपीटेटिव फ्रेज के साथ, एक ही कहावत को बार बार रिपीट कर रहा है। पहले भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ, रिपीटेटिव कुछ भी आ जाए, चाहे रिपीटेटिव पॉज आ जाए, चाहे रिपीटेटिव फ्रेज आ जाए, समथिंग रिपीटेटिव, और साथ में उस कुछ भी अगर रिपीटेटिव है तो ये आपका नेगेटिव है। तो यहाँ पर रिपीटेटिव अगर प्रैक्टिस है तो दैट्स गुड, बट रिपीटेटिव फ्रेज के साथ आप स्टार्ट कर रहे हो अपना कम्युनिकेशन, रिपीटेटिव पॉज के साथ आप रीडिंग कर रहे हो या कम्युनिकेट कर रहे हो, तो ये आपका नेगेटिव है, इसलिए इस ऑप्शन को तो हम कट कर देंगे बिल्कुल। आइस ब्रेकर, वही कि एकदम से शांति को भंग कर देना, तो नहीं भैया, शांति को भंग करने वाली चीज़ों के साथ आपको शुरुआत नहीं करनी कि पहले शोर होने लग जाए फिर आपको सुनेगा कौन भैया, है ना। तो जब आप बीइंग अ कम्युनिकेटर आप जब स्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रेजेंटेशन, तो वो आइस ब्रेकर नहीं होनी चाहिए कि जो सब लोग शांति से बैठ के आपको सुनने की कोशिश कर रहे थे वो एकदम से हल्ला मचाने लग जाए। हल्ला आपको मचवाना है लास्ट में मचवाइए, अपनी जो एंडिंग है वो भले ही आइस ब्रेकर कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद तो आपको स्टार्ट नहीं करना, लेकिन अभी आपको अपनी पूरी प्रेजेंटेशन देनी है और अभी आपने शांति अगर भंग कर दी तो फिर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, तो ये नहीं करना। और सॉरी गलत हो गया, आपको एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, क्योंकि हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ रहा है ये गलत है कि आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के साथ स्टार्ट नहीं करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन को। नॉन सिक्वेटर ये भी गलत है, रिपीटेटिव फ्रेज भी नहीं देंगे, बल्कि आपकी जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो आइस ब्रेकर होनी चाहिए, ठीक है, यानी आप शांति भंग करें, बिल्कुल बर्फ तोड़ने वाला जैसा। एक अच्छा संचारक अपनी प्रस्तुति की शुरुआत निम्नलिखित में से कैसे करेगा? जटिल प्रश्न के साथ नहीं करेगा, ज्ञान अनुक्रमिक नहीं करेगा, पुनरावृत्त वाक्यांश के साथ नहीं करेगा, बल्कि बर्फ तोड़ने वाला, यानी कि आप कह सकते हो कि कुछ भी टफेस्ट चीज जिसको एकदम से ब्रेक कर दिया, ठीक है, आपने कोई ऐसी लाइन बोली कि सब आपको सुनने पे मजबूर हो जाए, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 4। इन अ क्लासरूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन कैन बी एनहेंस्ड बाय, क्लासरूम की अगर मैं बात करूं तो जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो संभावना होती है मैसेज रिसेप्शन की, उसको इन्हेंस किया जाता है किसके द्वारा? स्टैब्लिशिंग अ व्यू पॉइंट, एक व्यू पॉइंट को स्टैब्लिश करके,
एक्सपोजिंग द इग्नोरेंस ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की इग्नोरेंस को एक्सपोज करके, या फिर इंक्रीजिंग द इंफॉर्मेशन लोड, इंफॉर्मेशन का लोड को इंक्रीज करके, या फिर हाई डेसिबल ऑडियो टूल्स का इस्तेमाल करके। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर जाएगा आपका वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, दैट इज एस्टेब्लिशिंग अ व्यू पॉइंट। एक कक्षा में संदेश ग्रहण की संभावना को बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो एक दृष्टिकोण स्थापित करके आप संदेश ग्रहण की संभावना को बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डिफरेंशिएशन बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन स्टिमुलाई इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ। देखिए ध्यान रखेंगे कि एक्सेप्टेंस का मतलब कुछ आपने एक्सेप्ट किया और कुछ आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है कुछ सर्टेन स्टिमुलाई के लिए क्लासरूम कम्युनिकेशन में, वो किसका आधार होता है? सिलेक्टिव एक्सपेक्टेशन ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस की कुछ सिलेक्टिव एक्सपेक्टेशन, या फिर सिलेक्टिव एफिलिएशन टू पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप के लिए कुछ सिलेक्टिव एफिलिएशन, या फिर सिलेक्टिव अटेंशन, या फिर सिलेक्टिव मोरालिटी। तो अगर मैं बात करूं डिफरेंस की तो वो यहाँ पे क्या होगा? सिलेक्टिव एक्सपेक्टेशन ऑफ परफॉर्मेंस। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कक्षा संचार में कुछ उत्तेजनाओं की स्वीकृति और गैर स्वीकृति के बीच का जो अंतर होता है उसका आधार है आपका प्रदर्शन की चयनात्मक अपेक्षा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 आपका असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन में बोला है द इनिशियल मैसेज टू स्टूडेंट इन अ क्लासरूम बाय अ टीचर नीड नॉट बी क्रिटिकल टू एस्टैब्लिश इंटरेक्शंस लेटर। जो शुरुआती मैसेज होगा या जो शुरुआती सूचना होगी स्टूडेंट के लिए क्लासरूम में टीचर के द्वारा जो दी गई होगी, उसको क्रिटिकल होने की ज़रूरत नहीं है इंटरेक्शन को आगे इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोर कंट्रोल ओवर द कम्युनिकेशन। ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस पे, जिसका मतलब होगा कि जितना ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस पे कंट्रोल होगा उतना ज़्यादा कंट्रोल आपका होगा कि स्टूडेंट्स क्या सीख रहे हैं। अब दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, या फिर दोनों ए और आर ट्रू है लेकिन आर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ए को, या फिर ए ट्रू है आर फॉल्स है, या फिर ए फॉल्स है आर ट्रू है। तो देखिए अगर आप दोनों स्टेटमेंट्स को देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि ए फॉल्स है, क्योंकि जो इनिशियल मैसेज आप स्टूडेंट को क्लासरूम में दिया जाता है टीचर के द्वारा, उसका मतलब ये नहीं होता कि क्रिटिकल, वो क्रिटिकल नहीं होना चाहिए ताकि जो इंटरेक्शन है वो बाद में हो। या इंटरेक्शन तो हमें तुरंत करना है ना, और हमें पहले बच्चे को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो क्रिटिकल क्वेश्चन ना देके बल्कि हम उसको जनरल क्वेश्चन देंगे, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। लेकिन ये वाली बात ठीक है कि जितना ज़्यादा कंट्रोल आप अपनी कम्युनिकेशन प्रोसेस पे कर पाएंगे उतना ज़्यादा कंट्रोल होगा आपका उस चीज़ पे कि स्टूडेंट क्या सीख रहे हैं। वही जितना अच्छे से आप कम्युनिकेट कर पाएंगे उतने अच्छे से बच्चे आपके सीख पाएंगे, है ना। तो ऑप्शन सॉरी रीज़न तो सही है बट असर्शन जो है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। एक शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को दिए गए प्रारंभिक संदेश बाद में बातचीत स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। और संचार प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण का मतलब है कि छात्र जो सीख रहे हैं उस पर अधिक नियंत्रण। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हियर। ए गलत है लेकिन आर जो है वो सच है। फिर से असर्शन और रीजन का ही क्वेश्चन है। असर्शन में कहता है टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज अ नेचुरल एबिलिटी। क्लासरूम में अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना एक नेचुरल एबिलिटी है, खुद से आती है। या फिर इफेक्टिव टीचिंग इन दी क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो इफेक्टिव टीचिंग होती है क्लासरूम में वो उसको ज़रूरत है कि नॉलेज होनी चाहिए कम्युनिकेशन प्रोसेस की। तो बिल्कुल मैं तो ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, जब आपकी टीचिंग प्रोसेस चल रही होती है तो उतनी अच्छी आपकी टीचिंग प्रोसेस होगी जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन होगा। तो ये वाली बात तो सही है, लेकिन ये कि अच्छे से आप कम्युनिकेट कर रहे हो ये एक नेचुरल एबिलिटी है नहीं, ये आप ये क्या करते हो आप, ये नेचुरल एबिलिटी नहीं है, ये आपने इनटेक किया है। ठीक है, ये आपके अंदर एक विशेषताएं आई हैं, आपने अपने अंदर इसको अक्वायर किया है। ठीक है, तो हम इसको नेचुरल एबिलिटी नहीं कहेंगे, इसलिए असर्शन हमारा गलत हो जाएगा जबकि रीज़न हमारा सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू।
हिंदी में देखेंगे, कक्षा में अच्छी तरह से संवाद करना एक प्राकृतिक क्षमता है। कक्षा में प्रभावी शिक्षण और संचार प्रक्रिया की ज्ञान की मांग करता है। सो ऑप्शन नंबर ए गलत, असर्शन गलत एंड आर जो है वो सही है। सो हियर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ए गलत है लेकिन आर सही है। क्वेश्चन नंबर 24 सेज दैट असर्शन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज अ ट्रांजैक्शनल प्रोसेस। क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन होता है वो एक ट्रांजैक्शनल प्रोसेस होता है, एक से दूसरे तक जा रहा है। टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द अजम्पशंस। टीचर अजम्पशन पर ऑपरेट नहीं कर सकती कि दैट स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज आर पर्पसिव, कि जो स्टूडेंट के रिस्पॉन्सेज होते हैं वो पर्पसिव होते हैं। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए गलत। ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए गलत। आपका यहाँ जो करेक्ट आंसर है दैट गोज विद ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। पहली बात तो सही थी, क्या थी कि कक्षा संचार एक लेन देन की प्रक्रिया होती है, एक से दूसरे तक जाता है। लेकिन जो कारण इसने बताया कि एक शिक्षक इस धारणा के तहत काम नहीं करता है कि छात्रों की प्रतिक्रियाएं उद्देश्यपूर्ण है, तो ये वाली बात गलत है, क्योंकि एक शिक्षक इसी धारणा के तहत काम करता है कि छात्रों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो कैसी है, वो उद्देश्यपूर्ण है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। Now moving towards our last question, last but not the least is, which of the following set of statement is correct for describing the human communication process? यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए और आपसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट का सेट है जो अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रहा है। आइए स्टेटमेंट्स देखेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट आइडियाज। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होंगे वो आइडियाज को स्टिमुलेट करेंगे। कम्युनिकेशन इज लर्नड एबिलिटी। कम्युनिकेशन इज नॉट अ यूनिवर्सल पैनकिया। कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन। मोर कम्युनिकेशन मीन्स मोर इफेक्टिव लर्निंग बाय स्टूडेंट्स। तो ये वाली बात तो हमने अगर सही पढ़ी थी, है ना। वैल्यू ऑफ व्हाट इज लर्न थ्रू क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉट एन इशू ऑफ स्टूडेंट। वैल्यू जो है किसी भी चीज़ की वो आप लर्न करते हो क्लासरूम कम्युनिकेशन के थ्रू, तो ये कोई भी एक इशू नहीं होता स्टूडेंट के लिए, तो बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, स्टार्टिंग से देखेंगे, सॉरी गलत नहीं है, स्टार्टिंग से देखेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट आइडियाज। बिल्कुल, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो भी आपके आइडियाज़ को स्टिमुलेट कर सकता है। ज़रूरी नहीं आप बोलकर ही अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस कर पाएँ, आप लिखकर भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लेटर लिखते हैं तो आप उसमें अपने आइडियाज़ ही देते हैं ना कि आप मेरे यहाँ पे मैंने अच्छा मार्क्स अटेन किए तो इसलिए फंक्शन है घर पे, आप प्लीज़ आइएगा। ठीक है, आपका आना हमें अच्छा लगेगा। या फिर आप लेटर कुछ भी दे रहे हो, मान लीजिए कि मैं नहीं आ पाऊँगा, आप मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम है, उसका सजेशन आप दे रहे हो, तो आप आइडियाज़ तो दे रहे हो ना, सिर्फ रिटन में। कम्युनिकेशन इज अ लर्नड एबिलिटी। बिल्कुल, कम्युनिकेशन जो होती है वो आपकी लर्नड एबिलिटी होती है। फिर उसके बाद में कम्युनिकेशन इज नॉट अ यूनिवर्सल पैनकिया, ये गलत है। कम्युनिकेशन टूट नहीं सकता, तो भैया टूट सकता है, कैसे नहीं टूट सकता। अगर दो लोगों ने आपस में बात करना बंद कर दिया तो कम्युनिकेशन तो यहाँ पर ब्रेक हो गया ना, तो ये भी ब्रेक हो रहा है। मोर कम्युनिकेशन मीन्स मोर इफेक्टिव लर्निंग बाय स्टूडेंट्स, ये हमने देखा, हाँ ठीक है। और वैल्यू ऑफ व्हाट इज लर्न, कोई किसी चीज़ की वैल्यू आपको लर्न होती है क्लासरूम कम्युनिकेशन के थ्रू, बिल्कुल। एंड इज नॉट एन इशू फॉर स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट के लिए कोई इशू क्रिएट नहीं करती है, बिल्कुल। सो ये भी और स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो हाँ, करेक्ट आंसर जो जाएगा आपका मिनट, क्वेश्चन क्या कहा था, स्टेट डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन कम्युनिकेशन। थोड़ा डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन के बारे, फिर से देखेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट आइडियाज, बिल्कुल ठीक है। कम्युनिकेशन इज अ लर्नड एबिलिटी, ये वाली बात भी ठीक है। कम्युनिकेशन इज नॉट अ यूनिवर्सल पैनकिया, ये वाली बात भी ठीक है कि ये कोई भी यूनिवर्सल पैनकिया नहीं है, ठीक है, सार्वभौमिक नहीं है। कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन, तो भैया कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन तो हो सकता है, लेकिन और मोर कम्युनिकेशन मीन्स मोर इफेक्टिव लर्निंग बाय स्टूडेंट, तो ये वाली बात भी आपकी ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सही जा रहा है वो ए बी सी एंड ई जा रहा है, ए बी सी एंड ई, और ये यहाँ पर कहीं नहीं दिया है, तो हम इसको मान लेते हैं। यहाँ पर डी वाली बात सही कह रहे हैं, अगर हम ए बी सी के साथ जा रहे हैं तो यहाँ डी आ रहा है, तो डी तो नहीं होगा।
ठीक है, क्योंकि डी इसलिए नहीं होगा, डी वाली बात जो है वो कह रहा है कि कैन नॉट ब्रेक। भैया क्यों नहीं ब्रेक होता है? कम्युनिकेशन टूट सकता है, कम्युनिकेशन संचार प्रक्रिया रुक सकती है ना। अगर लोग बात ही नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ रहा है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, हो सकता है एनटीए ने इसको मार्क्स मतलब इसका मूल्यांकन ना किया हो, लेकिन आप इसके साथ में जाइएगा ए बी सी एंड ई। एफ भी बात ठीक है, लेकिन चलिए उसको भी छोड़ देते हैं, बट हम करेक्ट आंसर यहाँ पे देंगे ए बी सी एंड ई। क्लियर? मानव संचार प्रक्रियाओं का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गैर मौखिक संचार विचारों को उत्तेजित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। संचार एक सीखी हुई क्षमता है, बिल्कुल है। संचार एक सार्वभौमिक रामबाण नहीं है, नहीं है। संचार टूट नहीं सकता, तो संचार भैया टूट सकता है। ठीक है, अधिक संचार का अर्थ है कि छात्रों द्वारा अधिक प्रभावी शिक्षण हो रहा है। ठीक है, तो ए बी, क्योंकि हमने पहले वाले क्वेश्चन में इसको सही किया था, इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे ए बी सी एंड ई। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।